नमस्कार के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। अमेरिकी सैन्य बल पूरी तरह अफगानिस्तान को छोड़कर चले गए हैं और अब काबुल एयरपोर्ट समेत पूरी राजधानी पर तालिबान का कब्जा हो गया। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। फर्जी वैक्सीन घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 10 स्थानों पर छापेमारी की। तालिबान के भारत की तरफ वार्ता का कदम बढ़ाने और वार्ता की पेशकश के लिए आखिरकार भारत ने भी बातचीत शुरू कर दी है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे कलह सुलझाने के आए पार्टी प्रभारी हरीश रावत खुद ही विवादों में फंस गए। ये विवाद उन्होंने खुद खड़ा किया है। खबरें विस्तार से देखें तो काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी के छात्राओं का खौफ। अमेरिकी सैन्य बल पूरी तरह अफगानिस्तान को छोड़कर चले गए और अब काबुल एयरपोर्ट समेत पूरी राजधानी पर तालिबान का कब्जा है। बीते 20 सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी शिक्षा व्यवस्था के जरिए एक नई पीढ़ी तैयार करने की कोशिश की थी। उसी उद्देश्य से राजधानी काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसमें पश्चिमी शिक्षा दी जाती थी। अफगानिस्तान के छात्रे और छात्राओं में अन्य यूनिवर्सिटी के लिए क्रेज था, लेकिन अब अमेरिका के जाने के बाद इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और खासकर लड़कियां खतरा महसूस कर रही है। बीबीसी की एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए दावा किया है कि तालिबान ने अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं को बलात्कार करने और जान से मार देने की धमकी दी। बीबीसी की पत्रकार का लिखा है कि काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि तालिबान को उनके नाम और घर का पता मालूम है। एक छात्रा को यह मैसेज मिला जिसमें लिखा है, तुम अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और सरकार के लिए काम करती थी, थोड़ा इंतजार करो, हम तुमसे निपटेंगे। एक और मैसेज में इस छात्रा से कहा गया कि हम तुम्हारा रेप करेंगे और तुम्हें मार देंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली नहीं आ सकती। प्रवर्तन निदेशालय को जो भी पूछताछ करनी है वह कोलकाता स्थित उनके आवास पर ही की जाए। रुजिरा बनर्जी ने कहा है कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं, जिनके साथ कोरोना के समय में दिल्ली का सफर करना खतरे से खाली नहीं, इसलिए उनके कोलकाता में ही पूछताछ की जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को ईडी की ओर से कॉल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोपों को लेकर समन्स जारी किया गया था। रुजिरा बनर्जी को बुधवार यानी आज दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होना था, जबकि अभिषेक बनर्जी को 6 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होना होगा। अभिषेक बनर्जी लोकसभा में डायमंड हार्बर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी है। प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की नवंबर 2020 की एक प्राथमिकता का अध्ययन करने के बाद पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया था। सीबीआई की प्राथमिकी में आसनसोल और उसके आसपास कांस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था। ईडी ने अभी तक भी जांच में पाया कि अभिषेक बनर्जी व रुजिरा ने अपनी कंपनियों में ऐसी कंपनियां और उनके जुड़े लोगों के फंड ट्रांसफर करवाए हैं जो कोयला घोटाले में शामिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के फर्जी वैक्सीन घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 10 स्थानों पर छापेमारी की। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल कोविड से संबंधित
6 अलग-अलग मामले दर्ज किए। इनमें दवाएं और वैक्सीन की जमाखोरी, कालाबाजारी या नकली दवाइयों की आपूर्ति के मामले शामिल थे। ईडी ने अब तक इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त या मदद करने वाले कई लोगों को अब तक तलब किया है और उनसे पूछताछ भी की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फर्जी कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के मामले में फर्जी आईएएस अधिकारी देबांजन देव को पुलिस ने पकड़ा था और जब पूछताछ हुई तो कई हैरान करने वाले खुलासे भी हुए थे। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में कोविशील्ड की जगह निमोनिया की वैक्सीन लगाई जा रही थी। देबांजन देव के कई टीएमसी नेताओं से संपर्क भी बात की गई, जिसकी जांच भी हो रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी देबांजन देव कोविशील्ड के ग्राफिक्स को प्रिंट करके वैक्सीन पर लगाता था। यह भी पता चला है कि पिछले साल देबांजन ने सैनिटाइजर का कारोबार शुरू किया था, वो सैनिटाइजर भी नकली निकला था। देबांजन 4 से 5 बार कैंप लगाकर करीब 200 लोगों को नकली वैक्सीन की डोज दे चुका है। तालिबान के भारत की तरफ वार्ता का कदम बढ़ाने और वार्ता की पेशकश के बाद आखिरकार भारत ने भी बातचीत शुरू कर दी। दोनों के बीच दोहा में पहली बार बातचीत हुई है। ये बातचीत भारत ने अपनी शर्तों पर की। इस भारत ने 2 टूक अपनी बात तालिबान की राजनीतिक शाखा के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्थानी कज़ई के समक्ष रखी है। इस बातचीत के कई मायने हैं। दोनों के बीच हुई इस बातचीत के 3 मुख्य बिंदु थे, जिनमें पहला था आने वाले दिनों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा वापसी, दूसरा उन अफगान नागरिकों का जो वहां से निकलना चाहते हैं बिना रोक टोक उन्हें जाने देने की इजाजत, और तीसरा था अफगानिस्तान की भूमि को भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने देना। इन सभी पर फिलहाल स्थान कज़ई ने अपनी सहमति भी जताई। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि इससे पहले भी एक बार ये अफवाह उड़ी थी कि भारत ने दोहा में तालिबान के वरिष्ठ नेताओं के साथ में बातचीत की है। हालांकि सरकार द्वारा इसका खंडन कर दिया गया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में हुई बातचीत की जानकारी सरकार ने ही सार्वजनिक की है। ये बातचीत इसीलिए भी बेहद खास है क्योंकि तालिबान पहले से ही अफगानिस्तान में भारत सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की तारीफ करता रहा है। तालिबान की पूरी कोशिश है कि भारत किसी भी तरह से उससे बातचीत करे और उसका सहयोग करे। तालिबान ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो भारत द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को जारी रखना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि भारत बिना रोक टोक ये जारी रखे। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह सुलझाने आए पार्टी प्रभारी हरीश रावत खुद ही विवादों में फंस गए। ये विवाद उन्होंने खुद खड़ा किया है। हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू व 4 कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर डेनी व संगत सिंह गिलजारिया की तुलना पंच प्यारों से कर दी। सिख धर्म में पंच प्यारों का बड़ा महत्व है। रावत का बयान आता है कि अकाली दल ने आक्रामक रुख अपनाते हुए अपने माफी मांगते हुए अपने शब्द वापस लेने को कहा था। इसके बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए माफी भी मांग ली। रावत ने कहा कि हरीश रावत का कहना था कि आप आदर व्यक्त करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर देते हैं जो आपत्तिजनक होते हैं। मुझसे भी कल पंज प्यारे शब्द का उपयोग करने में गलती हुई है। पंज प्यारों के अग्रणी स्थानों को किसी और से तुलना नहीं की जा सकती। मुझसे ये गलती हुई है। मैं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं प्रायश्चित स्वरूप अपने राज्य के किसी गुरुद्वारे में कुछ देर झाड़ लगाकर सफाई करूंगा। मैं सिख धर्म और उसके महान परंपराओं के प्रति हमेशा समर्पित भाव रखता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 21.4% से ज्यादा वृद्धि होने का अनुमान लगाया था। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि रिजर्व बैंक का अनुमान लगभग सटीक साबित हुआ है और देश ने वर्तमान वित्त वर्ष में 20.1% की बढ़ोतरी हासिल की है और भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़कर 30.1 लाख करोड़ रुपए की हो गई।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार की यह खबर बेरोजगारी के मोर्चे पर भी बड़ी मददगार साबित होगी। इससे संगठित क्षेत्र के व्हाइट कॉलर जॉब्स में अच्छी बढ़ोतरी होगी तो असंगठित क्षेत्र के अवसरों में सुधार आएगा। जीडीपी में हुई बढ़ोतरी के बाद भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार चंद उद्योगपतियों के विकास के सहारे अर्थव्यवस्था की बेहतर छवि दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि देश के करोड़ों निचले स्तर के कामगारों की स्थिति अभी भी बदतर बनी हुई है। भारी संख्या में लोगों की बेरोजगारी के कारण बाजार में मांग में बढ़ोतरी नहीं हो रही। बाजार में ग्राहकों की कमी बताती है कि अर्थव्यवस्था अभी भी अपेक्षित सुधार की राह पर नहीं है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का कहना है कि अर्थव्यवस्था में यह उछाल पिछले साल की 24.4% की नकारात्मक वृद्धि की तुलना करने के कारण दिख रहा है। असलियत में अर्थव्यवस्था अभी भी दबाव में है। इसके सुधार के लिए सबसे निचले स्तर के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निचले स्तर पर पूंजी प्रवाह बढ़ाकर और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में पैसा पहुंचाकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। मंगलवार को जहां कोरोना के मामलों में भारी गिरावट देखने को मिली थी, वहीं बुधवार को 11,000 से अधिक मामले और बढ़ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 41,000 नए मामले सामने आए, जबकि 460 लोगों की मौतें हुई है। वहीं 33,000 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आए। देश में एक्टिव मरीजों की अब संख्या 3 लाख के आसपास है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो ये 4 लाख हो गई और अब तक कुल स्वस्थ मरीजों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 350 लोगों की मौत हुई है। वहीं 36,000 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। यानी बुधवार की बात करें तो मंगलवार के मुकाबले 11,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। केरल में बुधवार को बीते 24 घंटों में कोरोना के 30,203 मामले सामने आए। 115 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि भारत के 2 राज्य केरल और महाराष्ट्र में अभी सबसे अधिक पॉजिटिविटी रेट है। केरल के 7 जिले में रोजाना 2000 से अधिक मामले सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अनजान बुखार का कहर बढ़ता नजर आया। पिछले 12 घंटे के अंदर 7 और बच्चों की मौत हो गई। सोमवार को मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस बच्ची कोमल से मुलाकात की थी, उसकी भी मौत हुई है। जिले में इस अनजान बुखार से 15 दिन के अंदर मरने वालों का आंकड़ा 52 हो गया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजे का बताया है कि 185 बच्चे भर्ती है। फिलहाल अब तक इन मौतों का कारण यानी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल पाया। ऐसे में अस्पतालों में हालत भयावह होती नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में हालात खराब होते जा रहे हैं। यहाँ हर घंटे 8 से 10 बच्चे बीमार भर्ती किए जा रहे हैं। इससे बेड का संकट होने लगा। शहर में सत्यनगर टापा कला के रहने वाले राजीव की 12 साल की बेटी नंदिनी की इस अनजान बुखार से मौत हुई। राजीव का कहना है कि 2 दिन पहले उनकी बेटी को बुखार आया था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। फिलहाल वक्त हो चला है विराम का। विराम के बाद पुनः मिलेंगे। Anytime, anywhere. विराम के बाद के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका फिर से स्वागत है। ज्यादा खबरों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में बारिश से बर्बादी की घटनाएं सामने आई। महाराष्ट्र में 750 गांव बाढ़ की चपेट में है। यहाँ 500 मवेशियों के बाढ़ में बह जाने की खबर मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश के 11 बांधों में रिसाव शुरू हो गया। इनमें से एक भी बांध यदि टूट जाता है तो भयानक तबाही मच सकती है। महाराष्ट्र के जलगांव के 40 गांव तालुकाओं में मूसलाधार बारिश की वजह से
750 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश से यहां कमर तक पानी भर गया। अचानक आई बाढ़ से एक महिला की मौत हुई। 500 से ज्यादा मवेशी पानी में बह गए हैं। कई गांवों में लोग अब भी फंसे हुए हैं और रेस्क्यू किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को भारी बारिश के बाद हुई औरंगाबाद धुले हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी। तब से वहां ट्रैफिक जाम है, सड़क पर कीचड़ है, हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बाढ़ के हालात हैं। आसपास के कई गांव पानी में डूब चुके। नदियों का जलस्तर अभी लगातार बढ़ रहा है। इससे डरकर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। जिन लोगों के मकान पक्के हैं उन्होंने छत पर पनाह ली है और आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जयपुर के विपश्यना ध्यान केंद्र में मौन साधना शुरू हो गई। सीएम केजरीवाल रविवार को जयपुर पहुंचे। बुधवार को ध्यान साधना का तीसरा दिन रहा। इसी बीच विपश्यना केंद्र का जायजा किया। केजरीवाल वीवीआईपी सुविधाओं से दूर सिर्फ एक साधक की तरह वहां रह रहे हैं। वो सुबह 4 बजे उठ रहे हैं। जयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर गलता तीर्थ की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहाड़ी की तलहटी में घने जंगलों के बीच विपश्यना ध्यान केंद्र धम्मथली है। यहाँ आम लोगों का प्रवेश नहीं है। सिर्फ साधक और साधना केंद्र से जुड़े सेवक ही विपश्यना केंद्र में जाने की इजाजत मिलती है। साधक कमल ने बताया कि 10 दिन में साधना में साधकों को बोलना भी मना होता है। यहाँ वीवीआईपी सुख सुविधाओं से दूर रहकर ध्यान केंद्र के नियमों के अनुसार केजरीवाल भी सामान्य साधकों के जैसे ही विपश्यना केंद्र में साधक की तरह रहेंगे। यहाँ विपश्यना साधना का अलग अलग सेशन अटेंड करेंगे। वे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग नहीं करेंगे। किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों की आधारिकता गणना शुरू हो गई। कॉन्टिकेबल डेटा आयोग के जरिए ये कवायद हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इसके लिए विशेष तौर पर बनाए गए मोबाइल ऐप में अपना व्यक्तिगत विवरण भरकर जनगणना की शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री भूपेश खुद कुर्मी समाज से आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग की एक जाति है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुंचाना और सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता निर्मित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में राज्य सरकार ने किसानों, वनवासियों, मजदूरों और भूमिहीनों के कल्याण के लिए उनके कदम उठाए। राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश जारी करके अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। इस फैसले को कुछ लोगों ने अदालत में चुनौती दी थी। बाद में उच्च न्यायालय ने इस फैसले को स्टे करते हुए राज्य सरकार को ओबीसी और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का क्वांटिफिकेशनल डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आज 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगे। इस दौरान ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में समारोह शुरू हुआ और इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी मौजूद रहे। स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। इसे सामान्य तौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। इस्कॉन ने गीता जैसे वैदिक साहित्य का दुनिया भर में प्रचार और प्रसार किया। साथ ही इनका 89 भाषाओं में अनुवाद भी कराया। स्वामी प्रभुपाद ने 100 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना और उन दुनिया को भक्ति योग का मार्ग दिखाने वाली कई किताबें भी लिखी है। इस्कॉन की वेबसाइट के अनुसार ये ब्रह्म माधव गौड़ियन वैष्णव संप्रदाय का ही एक हिस्सा है, जो 4 वैष्णव संप्रदाय में से एक है। इस्कॉन ने उपदेशों में प्रथाओं के चैतन्य महाप्रभु ने उनके भाई नित्यानंद प्रभु और उनके 6 सहयोगियों के साथ सिखाया था। इस्कॉन आंदोलन की स्थापना के बाद केवल 11 सालों में पूरी दुनिया के कई देशों में ये संप्रदाय फैल गया।
अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर सैन डिंगो 1 सितंबर को अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर नियमित उड़ान के दौरान दक्षिण कैलिफोर्निया के पास सागर में मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें सवार लोगों में से 5 लापता है। हेलीकॉप्टर ने एक विमान वाहक पोते से उड़ान भरी थी। सेना के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। नौसेना से यूएस पैसिफिक फ्लीट की ओर से जारी शुरुआती वक्तव्य में बताया गया कि हेलीकॉप्टर MS-60 SDO ने कुछ दूरी पर दोपहर करीब 6:30-4 बजे यह हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद तलाश एवं बचाव अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बाद में बताया कि हेलीकॉप्टर के चालक दल के एक सदस्य को बचा लिया गया तथा 5 की तलाशी जारी रही। नौसेना के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने विमान वाहक यूएस अब्राहम लिंकन से उड़ान भरी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती सद्भावना दिवस के मौके पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के जीवन में नया सवेरा लेकर आई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का नाम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नई आशा का भी पर्याय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अमल में हो जाएगी। वर्ष 2021-22 के राज्य के बजट में इस योजना को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने का निर्णय लिया गया। इससे लगभग 10 लाख ग्रामीण भूमिहीन मजदूर लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में राज्य के धान एवं गन्ना उत्पादक करीब 21 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपए आदान सहायता के दूसरी किस्त की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया। इस राशि में से धान उत्पादक किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए और गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में 22 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं संग्राहकों से क्रय किया कि गोबर तथा गोठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को केवल 9 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि का भी ऑनलाइन अंतरण किया। इस राशि में से गोबर खरीदी के एवज में पशुपालकों और संग्राहकों को 1 करोड़ रुपए, स्वर्गस्थ सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 2 करोड़ 55 लाख रुपए तथा गोठान समितियों को 5 करोड़ 48 लाख करोड़ रुपए का भुगतान शामिल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भिलाई निगम क्षेत्र के अंतर्गत राजीव आश्रय योजना के हितग्राहियों को पट्टे भी वितरण किए। विस्तारवादी चीन अब अंतरिक्ष में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पृथ्वी की कक्षा में चीन कई किलोमीटर बड़ा विशालकाय मेगा स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें सोलर पावर प्लांट, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, गैस स्टेशन से लेकर एस्ट्रॉइड खनन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। नेशनल नेचुरल साइंस फाउंडेशन ऑफ चाइना ने 5 साल के प्लान की घोषणा करते हुए शोधकर्ताओं को टेक्नोलॉजी और टेक्निक विकसित करने का निर्देश दिया। इस स्ट्रक्चर के निर्माण में हल्के वजन वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उन्हें मौजूदा रॉकेट से कक्षा में पहुंचाया जा सके। वैज्ञानिकों को कक्षा के भीतर चीजों को स्थापित और कंट्रोल करने के लिए भी तकनीक की जरूरत होगी। चीन की सरकार ने कहा है कि स्पेस में मेगा प्रोजेक्ट की तत्काल जरूरत है, जिसके लिए विशालकाय अंतरिक्ष की आवश्यकता होगी ताकि वे कक्षा में स्थापित किए जा सके। यह अपने आप में एक तरह की पहली परियोजना है जिस पर लगभग 1 मील चौड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन होगा, जो 2035 तक चीन के ग्रिड में बिजली सप्लाई कर सकेगा। दूसरे प्रोजेक्ट में ऐसे कई बड़े ऑर्बिटर प्लेटफॉर्म शामिल होंगे जो कई मील स्पेस को कवर कर सकेंगे। इनके सामने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बोना दिखेगा, जो सिर्फ करीब 350 फीट तक चौड़ा है। इस मेगा स्ट्रक्चर में कई स्पेस स्टेशन शामिल होंगे जो कक्षा में अलग अलग जगह मौजूद होंगे। चीन पहले ही अंतरिक्ष में अपने खुद का स्पेस स्टेशन
स्थापित कर चुका है, जिसकी योजना अंतरिक्ष में नए रिसर्च मॉड्यूलर और टेलीस्कोप भेजकर अपने आकार को बढ़ाने की है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।